एवरीवन, आप सभी का स्वागत। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। काफी दिनों से हम चर्चा ही कर रहे हैं इसके बारे में कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और बायोजियोलॉजिकल साइकिल दोनों एक ही है, जिनको जैव भू रासायनिक चक्र या पोषण चक्र कहते हैं। ये इकोसिस्टम के क्रियात्मक पहलुओं में आपको बताया था, एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसको एनर्जेटिक साइकिल भी कहते हैं, और न्यूट्रिएंट साइकिल। इनका विशेष महत्व है, इनका इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनर्जी के साथ साथ पोषण की भी आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता होती है क्योंकि अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल न्यूट्रिएंट है, जो किसके माध्यम से, बायोटिक और एबायोटिक कंपाउंड्स के माध्यम से लगातार क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में चक्रित होते रहते हैं। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो तो अचक्रीय होता है, क्योंकि उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ, और जो बायोलॉजिकल साइकिल है या न्यूट्रिएंट साइकिल है वो होता है चक्रीय, क्योंकि ये क्या करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है, फॉस्फोरस चक्र है और सल्फर। इसमें है एक नाइट्रोजन चक्र, उसको हम लास्ट में गहन अध्ययन का मतलब है, कुछ इसकी प्रोसेस होती है नाइट्रोजन साइकिल में से, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एनवायरनमेंट से जो नाइट्रोजन है विभिन्न उत्पादकों कंपाउंड के रूप में टूटती है। उसके बाद में कुछ 2-3 मैकेनिज्म्स हैं, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरणीय घटक सॉइल, पीएच, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एक्स्ट्रा, जो अदर एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट के मुक्त होने की जो रेट है उन पे डिपेंड करती है। और इस जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसमें से सबसे परफेक्ट और सबसे स्थायी जो साइकिल होता है वो होता है गैसीय साइकिल। किनके अलावा ये जो फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल है उनसे ज्यादा परफेक्ट होता है। जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उनकी रेट डिपेंड करती, यानी कि इन सभी अजैविक घटकों की जो रेट डिपेंड किस पे करती है, न्यूट्रिएंट साइकिल पर। आप सिंपल तरीके से समझिए कि न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक और अजैविक और जैविक के मध्य पारिस्थितिक संतुलन, क्योंकि जितने भी पोषक होंगे, पोषक तत्व होंगे, वो न्यूट्रिएंट साइकिल के द्वारा ही तो एनवायरनमेंट में चक्रित होंगे। उसी के साथ जो एनवायरमेंटली घटनाएं होती है वो भी एक बार फिर से समझाऊंगा मैं आपको कि न्यूट्रिएंट साइकिल है उनका इंपॉर्टेंस इतना है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं और विभिन्न पोषक तत्व हैं उनको एक बार एनर्जी के रूप में ले लेते हैं, और एनर्जी के बाद भोजन के द्वारा उनको वायुमंडल में रिलीज कर दिया जाता है। तो इनका जो चक्रीय गति होती है ये कंजर्वेटिव होती है। एनर्जी का जो फ्लो होता है ना वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, संक्षीण नहीं होता है। लेकिन न्यूट्रिएंट जो साइकिल होते हैं, पोषक तत्व है, खनिज है, मिनरल्स है, फॉर एग्जांपल जितने भी मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व हैं, इनका लगातार वातावरण में साइकिल चलता रहता है। इसी के द्वारा पारिस्थितिक जो तंत्र है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पोषक तत्व। तो दोनों के दोनों जो घटक हैं, क्रियात्मक पहलू है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट की दृष्टि से। जल चक्र में जल का भाग, इसका इतना ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल चक्र यानी कि 70% जो भाग है वो इसके द्वारा है, जल के द्वारा है। पादपों में सिंपल तरीके से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है, वो डिपेंड किस पे करती है, हाइड्रोजन पर, H2O पर डिपेंड करती है। उसी प्रकार अदर जो एक्टिविटीज हैं, वर्षण है, वाष्पन है, समुद्र के द्वारा वाष्पन की क्रिया द्वारा, संघनन के द्वारा वर्षा का निर्माण, और वही जल नदियों के द्वारा वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। इस प्रकार जल चक्र मेंटेन रहता है। हम इस पे अध्ययन करेंगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनका इम्पैक्ट, उनका जो एक्टिविटीज है उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है जल चक्र पर, किस प्रकार जल चक्र इम्बैलेंस होता है। क्वेश्चन यहाँ से पोल्यूशन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। ये साइकिल जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉल्यूशन के तौर पर देखे जा सकते
है। उसके बाद में है कार्बन साइकिल। कार्बन आप 49% जो कार्बन होती है वो कंपाउंड के रूप में यानी स्थायी रूप में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा समुद्री भाग में हम कह सकते हैं 71 विलियन यानी विलियन के रूप में कार्बन प्रेजेंट होती है समुद्र में। कार्बन है उसका जैव भार 49% जीवों का जैव भार के रूप में कार्बन प्रेजेंट होता है जीवों में, और 71 जो % कार्बन होता है वो समुद्र में विलय के रूप में, मतलब जिस प्रकार ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है जल में उसी प्रकार 71% जो कार्बन होता है वो समुद्र में विलयन की कार्बनिक विलय के रूप में विलय रहता है। उसके अलावा जो CO2 तो अपनी है वो प्रोड्यूसर्स में यदि जितने भी जीव हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं हैं और श्वसन की अभिक्रिया में अपनी भूमिका निभाती है। हाइड्रोजन साइकिल डिपेंड करता है जितनी भी एक्टिविटीज है जलीय एक्टिविटीज, और यह मोस्ट मतलब हाइड्रोजन साइकिल के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो कार्बन साइकिल है। और ये जो एक्टिविटी है वो एनवायरमेंटली घटनाएं यानी कि भौतिक और रासायनिक जितनी भी घटनाएं होती हैं वो भी खनिजों और पोषक तत्वों को संचरित करने में आवश्यक होती है। किसके लिए? क्योंकि जैव भू रासायनिक चक्र जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस आधार पर हम सभी साइकिल्स को एक साथ जोड़कर देख सकते हैं कि जल चक्र के बिना अधूरा कार्बन चक्र है और कार्बन चक्र के बाद में नाइट्रोजन साइकिल, यानी जितने भी कंपाउंड है वो एक चक्रीय गति में रहते हैं। जितना इंपॉर्टेंट एनर्जी फ्लो है उतना ही मैंने एक बार बताया आपको कि न्यूट्रिएंट साइकिल है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनका इंपैक्ट जल चक्र पर किस प्रकार पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी जलीय जो स्थान है पैलेसेस हैं यानी जलाशय है, तालाब है, नदियां हैं, उनमें फर्टिलाइजर्स लगातार जो जल है जो प्रदूषित हो चुका है उसको प्रवाहित करने पर जल चक्र है वो इम्बैलेंस होता है। और आवश्यकता तो है ह्यूमन बीइंग को, मतलब कंप्लीटली आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अगर दैनिक जीवन में जैसे रसायन पढ़ते हैं तो अधिकतर जो एक्टिविटीज हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं, जल पे डिपेंड करती हैं अधिकतर एक्टिविटीज हैं। तो इसमें इसके अलावा जो खनन कार्य है, सड़क का निर्माण, जितने भी इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के हैं कार्य वो जल चक्र पर डिपेंड करते हैं। मतलब ये है कि इनके द्वारा जल चक्र इम्बैलेंस होता है। जो एनवायरनमेंट पर यानी ह्यूमन एक्टिविटीज का हाइड्रोजन पर जो हाइड्रोजन चक्र मतलब जल चक्र पर जो इम्पैक्ट है वो खनन है, सड़क है, कृषि अगर कह दें कि लिखा था तो इसके द्वारा जल चक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट के जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उनको उनकी आवश्यकता होती है किसके लिए? इन न्यूट्रिएंट साइकिल को संतुलित रखने के लिए, पादपों की ग्रोथ के लिए, उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। लेकिन जैसे ही कृषि में हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं तो वो आगे जाके जल चक्र को इफेक्ट करते हैं, यानी कि उसके द्वारा जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो है अपने पास, हाँ, कृषि के अलावा मतलब पेस्टिसाइड्स हो गए, खनन, सड़क के निर्माण के लिए फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, पेड़ पौधों को काटते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं। वृक्षारोपण अलग है, डिफोरेस्टेशन के द्वारा भी जल चक्र है वो इम्बैलेंस होता है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं कार्बन साइकिल का। कृषि के जो फर्टिलाइजर्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, फेस्फेट, यानी ये जितने भी उर्वरक हैं उनके द्वारा जल चक्र, क्योंकि जल को यानी इस चक्र को मेंटेन रखने के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक टर्म होती है बायोमैग्निफिकेशंस, जैव आवर्धन। वो जैव आवर्धन है वो जल चक्र से ही टॉप शीर्षस्थ उपभोक्ता के द्वारा पहुंच पाता है। उसमें हम पढ़ेंगे कि जो डीडीटी वगैरह है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका इफेक्ट किस लेवल तक, किस ट्रॉपिकल लेवल, आप जैसे पढ़ चुके हैं तो किस ट्रॉपिकल लेवल तक
वो पहुंच पाता है और किस प्रकार पक्षियों को, जंतुओं को हानि पहुंचाता है, या फिर ह्यूमन जो शरीर है एक दूसरे पे डिपेंड तो है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, तो उनको इफेक्ट होता है, किस प्रकार हार्मफुल इफेक्ट होता है। कार्बन साइकिल में मैंने बताया कि 49 जो % है जैव भार पर डिपेंड करता है कार्बन कंपाउंड, और 71% जो है वो विलय यानी समुद्र में विलयन के रूप में कार्बन प्रेजेंट है। 1% जो कार्बन है वो है भूमंडल पर, जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी जैविक अजैविक घटक हैं, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन पर डिपेंड है। कार्बन पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन है, कुछ जीव इनमें यूज नहीं, इनके द्वारा कार्बन को बैलेंस रखा जाता है, यानी कि वातावरण में प्रसारित कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं अगला जो साइकिल है वो है कार्बन चक्र। जल चक्र और कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र में मैंने आपको बताया कि जो गैसीय साइकिल होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन। और एनवायरनमेंट में तो संतुलन के लिए सारे साइकिल इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह, लेकिन इनका विशेष महत्व है। एक पॉइंट रह गया था जल चक्र में, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसमें एक पॉइंट ये था, इम्पैक्ट मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज का किस प्रकार पड़ता है, कि जो आर्द्र भूमि होती है जिनको वेटलैंड कहते हैं, उनका संरक्षण भी आवश्यक है जल चक्र को संतुलन मतलब जल चक्र के संतुलन के लिए। आर्द्र भूमियां हैं उनको भारत सरकार द्वारा संरक्षित भी किया गया है, क्योंकि उनमें क्या होता है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है उनकी अधिकता होती है। और जो आर्द्र भूमि वेटलैंड्स होती है वो एक स्पंज के समान कार्य करती है, कि जल को अपने मतलब अब्जॉर्ब करके रखती है स्पंज के समान, क्योंकि वहां पे जितनी अधिक अच्छी या फिर पोल्यूशन रहित अगर कोई भी आर्द्र भूमि है तो वहां जैव विविधता सबसे ज्यादा होगी। इससे पक्षियों का संरक्षण होगा, जीव जंतुओं का संरक्षण होगा, और जो जल का चक्र है वो भी लगातार बना रहेगा, और डाइवर्सिटी है उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये जो आर्द्र भूमियां हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, किस कारण से डिस्ट्रॉयड हो जाती है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है बाढ़ के कारण, या फिर फॉरेस्ट है उनको डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं उनका, उस कारण डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो भी जल चक्र है वो असंतुलित हो जाता है। उसके अलावा मैंने बताया था कि फर्टिलाइजर्स हैं वो डायरेक्ट वाटर के द्वारा एक ट्रॉपिकल लेवल से, क्योंकि जल की आवश्यकता तो पड़ती है, आप सिंपल तरीके से जानते हो कि जल की आवश्यकता पड़ती है, तभी जल चक्र है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है कार्बन चक्र। मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन का जो जैव भार है, जीवों का जो जैव भार है वो 49% है, वो कार्बन से मिलकर बना होता है। और महासागर मतलब पूरी वायुमंडल की 71% जो कार्बन होती है वो महासागरों में विलय है। महासागरों में ये थोड़ी है कि ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होती है जल में, तो लेकिन जो ओशियंस में प्रेजेंट जू प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है, इसके अलावा जो भी भाग होते हैं किसके, कार्बन चक्र में। तो कार्बन साइकिल है उसके जो सोर्स हैं उसके बारे में देखिए भी। कार्बन आप सभी को पता ही है कि कार्बन है एक तो CO2 के रूप में वायुमंडल में मुक्त अवस्था में रहती है। दूसरा है कार्बन चक्र महासागर में, जो महासागर में 71 जो % कार्बन विलय है, कार्बनिक चट्टानें और फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह है, जितने भी फॉसिल फ्यूल है जीवाश्म जिनसे ईंधन बनता है। अब एक ये तो बात हो गई कि कार्बन प्रेजेंट कहाँ है, वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में, यानी अर्थ पर प्रेजेंट कहाँ है, लेकिन इसका जो चक्रण है वो किस प्रकार होगा। वायुमंडल से जो कार्बन है वो महासागर द्वारा, महासागर में जितने भी जीव जंतु है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, उसके बाद मतलब सजीवों में आएगी डायरेक्ट फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन, ये आपको ट्रॉफिकल लेवल मैंने बता दिए। उसके बाद उनके सड़ने से, डीकम्पोजिशन से, मृत जीवों से लगातार फिर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। तो जीवों का जो प्रोसेस होती है, मैंने क्या बताया था, श्वसन है, उत्सर्जन है, इन प्रोसेस में कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होता है।
जो घटक के रूप में प्रेजेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, अभिक्रिया के दौरान या फिर जितनी भी एक्टिविटी होती है प्लांट्स में जो इसको ग्रोथ करने के लिए, पोषण के लिए आवश्यक है, उसके द्वारा ही वायुमंडल में कार्बन है वो रिलीज कर दी जाती है। अब कार्बन की जो अमाउंट है वो हार्मफुल भी होती है, बेनिफिशियल भी होती है। कार्बन की अगर अमाउंट अधिक है तो वो पोल्यूटेंट का काम करेगी, लेकिन कार्बन का अपना जो एक बेनिफिट है वो ये है कि संपूर्ण कार्बन साइकिल को बनाए रखने के लिए जो वायुमंडल की कार्बन है, महासागरों की कार्बन है, जैव भार है एक जीव का, फॉसिल फ्यूल्स है, इन सभी में कार्बन इन्वॉल्व है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उनको हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनको चलाने के लिए क्या करते हैं, लगातार जो संतुलन है इकोसिस्टम का वो इन्हीं पे डिपेंड होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बन साइकिल की एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उनका इम्पैक्ट क्या है, कि कार्बन पोल्यूशन का पोल्यूटेंट के रूप में कब कार्य करता है और इसके इफेक्ट क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग, आप एनवायरनमेंट में पढ़ते आ रहे हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है। और एक चीज और ध्यान से सुनिएगा आप कि जो मुक्त वायुमंडल में जो मुक्त अवस्था में जो CO2 है वो वर्षा के द्वारा, आप आगे अम्लीय वर्षा का अध्ययन करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगी इम्पैक्ट बताऊंगी फसल पर अम्लीय वर्षा का। जो अम्लीय वर्षा है तो वो अम्ल के रूप में, यानी कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल वो भी एक तरह से हार्मफुल होता है, H2SO4 जिसको कहते हैं। तो ये डिपेंड तो किस पे है, कार्बनीय मात्रा पर, यानी कि अम्लीय वर्षा का कारण भी यही है कि लगातार वायुमंडल में कार्बन की अत्यधिकता होने के बाद किसके रूप में, सल्फेट आयनों के रूप में बरसात होगी। ठीक है, तो इससे भी क्रॉप का जितने भी फील्ड है या फिर मृदा का है जो पोल्यूशन होता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये कार्बन की बहुत बड़ी मात्रा को अपने अंदर स्थायी रखते हैं और इनके द्वारा पोल्यूशन भी होता है। एक लंबे जैव प्रक्रम द्वारा, एक लंबे बहुत ही ज्यादा लाखों करोड़ों वर्षों के जैव प्रक्रम द्वारा ये फॉसिल फ्यूल बनते हैं। तो एक तरह से बेनिफिट तो ये है कि हमारे डेली रूटीन में हम ईंधन का यूज करते हैं तो उसमें कार्बन की खपत हमें चाहिए। एक सेकंड पॉइंट ये है कि समुद्र में जब ओशियन में वर्षा होती है, यानी कि सिंपल रूप से जो वायुमंडल है CO2 मतलब मुक्त CO2 है वायुमंडल में, वो वर्षा के माध्यम से ओशियन तक पहुंचती है। मैंने अभी बताया आपको कि वायुमंडल से ओशियन, फिर सजीवों से, फिर मृत कार्बनिक पदार्थों से डीकम्पोजिशन कब होगा, जब या तो कोई पदार्थ सड़ेगा, डीकम्पोज होगा, या फिर जो एक्टिविटीज है लिविंग सेल्स में, ऑक्सीकरण है, श्वसन अभिक्रिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट की बात करें तो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और श्वसन के बाद प्लांट से जो रिलीज हुई जो जीवों से रिलीज हुई CO2 है वो फिर क्या करते हैं, पादप पुनः अवशोषित कर लेते हैं। तो इस कारण इस प्रकार साइकिल है वो कार्बन साइकिल चलता रहता है लगातार। एक बार डिकम्पोज हुए, कार्बन रिलीज कर दी गई, वो वापस जो पादप हैं उनको संतुलित करने के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये टॉपिक ये बता रही थी मैं आपको कि जो ओशियन महासागर में जो प्रेजेंट शेल हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, अब जू प्लैंकटन जो फाइटोप्लैंक्टन है जो तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये थोड़ी ना कार्बन की मात्रा, देखो इसमें खाद्य पदार्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बनते हैं कार्बन की उपस्थिति में, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो त्वच है, जो शेल है, वो कार्बन के ऊपर ही डिपेंड है। यानी कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, मोलस्कस है, स्नेल जिसको बोलते हैं, तो उनका जो बाहरी भाग है, कवच है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। इसके अलावा जितने भी कार्बोनेट की चट्टानें हैं उनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। अब हम अध्ययन करेंगे इसकी इम्पैक्ट। आपको बता ही दिया, फर्स्ट तो क्या था, कार्बन के हार्मफुल इफेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग को लगातार बढ़ावा मिल रहा है कार्बन की उपस्थिति में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण ये है कि ये वायुमंडलीय की जो गैसें हैं लगातार उनको रोक के रखती हैं, जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर और पृथ्वी की सतह दोनों गर्म होती है। ठीक है,
फॉसिल फ्यूल का जब दहन होता है तब कार्बन रिलीज होती है, तब एनवायरनमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। चौथा है, अगर आप सिंपल जो चौथा क्या, वो तो फर्स्ट ही है कि अगर वनों को काटते हो, क्योंकि वन क्या है, मतलब वन क्या, वृक्ष क्या है, CO2 के अवशोषक हैं, तभी कहते हैं सेव ट्री सेव एनवायरनमेंट, है ना। तो डिफोरेस्टेशन के कारण, लगातार मृदा अपरदन के कारण वनों का भी क्षरण हो रहा है और इससे कार्बन की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये लगातार किसके कारण, कार्बन में इम्बैलेंस के कारण, या इस साइकिल का बिगड़ना हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। इस कारण कार्बन साइकिल पर इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटी का ही है। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हम कार्बन चक्र को असंतुलित कर रहे हैं। एक ये लाइन फिर मैं आपको दोहरा देती हूँ कि जो गैसीय चक्र होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। अब हम दो चक्र रह गए, फॉस्फोरस और सल्फर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका सिर्फ इम्पैक्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि ये कहाँ हार्मफुल होते हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं। जो अवसादी चट्टानों से मिलते हैं, लगातार इरोजन, जिस प्रकार सॉइल इरोजन के द्वारा मृदा अपरदन होता है, उसी प्रकार जो चट्टान है उनमें इरोजन से सल्फर वगैरह है या फॉस्फोरस है वो लगातार जलीय स्रोतों में बहा दिए जाते हैं या बह जाते हैं। ये इनकी जो एक्टिविटी है वो भी एनवायरनमेंट में जरूरी है। तो फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल्स है वो अवसादी साइकिल्स कहलाते हैं, यानी कि अवसादी चट्टानों में ये प्रेजेंट होते हैं। जितने भी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें, जो फॉस्फोरस है वो चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार सॉइल इरोजन होता है उसी प्रकार चट्टानों के लगातार क्षरण से जो फॉस्फेट होता है वो मृदा से, और मृदा से कोई भी जलीय सोर्स द्वारा नदियों से या समुद्र में वहां पहुंच जाता है, ठीक है। ये भी साइकिल, इसका जो फ्लो चार्ट है वो नहीं पढ़ेंगे, सल्फर और फॉस्फोरस का इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि इनकी हार्मफुल इफेक्ट क्या है और क्या मात्रा वायुमंडल में प्रेजेंट है और कितनी कमी आ रही है लगातार। तो हम जानते हैं कि फॉस्फोरस है वो जीवों के जो जीव द्रव्य है, फॉस्फोलिपिड है, कोशिका झिल्ली है, और जो बोन्स है, हड्डियां, इनामेल, ऊतक वगैरह है, उनमें प्रेजेंट होता है। सल्फर भी सेम वही है, अवसादी चट्टानों से इरोजन द्वारा पूरे साइकिल में प्रवेश कर जाता है। आगे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ बर्ड्स हैं वो सल्फर और फॉस्फोरस की लगातार मात्रा, यानी समुद्र में जीव जंतुओं के खाने के बाद जो फीड वगैरह करते हैं तो वहां से जो फॉस्फोरस और सल्फर की मात्रा है वो डिपॉजिट होती जाती है लगातार। मछलियां हैं उनके यूरिन या एक्सक्रीशन द्वारा समुद्र में बाहर की तरफ फॉस्फोरस है वो डिपोज हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद सल्फर और फॉस्फोरस एक रॉक के रूप में बन जाते हैं, यानी चट्टान के रूप में बन जाते हैं। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगी। फिर रहता है नाइट्रोजन साइकिल, ये बड़ा है और इसमें अध्ययन इम्पैक्ट का ही करेंगे कि इफेक्ट क्या है, हार्मफुल और बेनिफिट क्या है, और साइकिल को किस प्रकार, एक न्यूट्रिएंट साइकिल को किस प्रकार मतलब हानि पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ हम अध्ययन करेंगे मैकेनिज्म, जो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जो जीवाणु हैं वो कौन कौन से हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंडों को नाइट्रोजन यानी अमोनिया से किसमें चेंज कर रहे हैं लगातार, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक या पॉइंट फिर से है कि जो पर्यावरणीय घटक होते हैं, सॉइल, पीएच, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और एक्सेट्रा, जितने भी अघटकीय एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट के मुक्त, यानी ये जितने भी पोषण तत्व है एनवायरनमेंट में उसके रेट को रेगुलेट करते हैं, यानी कि इन पे डिपेंड होता है इन साइकिल का चलना या संतुलन। क्योंकि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, फिर उनकी पीएच कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब किस आर्द्रता पर वो डीप कंपोज होंगे, और कितने टेम्परेचर पर या किस प्रोसेस के द्वारा वो एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे ताकि अगला साइकिल है वो प्रारंभ होता है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करेंगे।